Hello and welcome back once again in another session of accountancy. देखिए हम डबल कॉलम कैश बुक कंसेप्ट कवर कर रहे हैं। मैंने आपको डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड 2 प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कवर करवाए हैं। आज का जो मेरा सेशन रहेगा इसमें फिर से मैंने न्यूमेरिकल्स को ही कवर करने की कोशिश की है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए तो इसलिए मैंने आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन को कवर किया है। और आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, जो कि मेरी बुक के अकॉर्डिंगली पेज नंबर 11.50 पर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट डिस्कस करेंगे। और बुक मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि मेरे पास DK गोयल की बुक है, जो कि हरियाणा बोर्ड से एफिलिएटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली है, लेकिन इसे CBSE से एफिलिएटेड स्टूडेंट्स भी रेफर कर सकते हैं। तो एंटर दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन दी 2 कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर मोहन। देखो हमने डबल कॉलम कैश बुक बनानी है मिस्टर मोहन के किताबों में। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें सबसे पहले जनवरी 1, 2018 को कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया हुआ है। दोनों दिए हुए हैं ना, कोई ओवरड्राफ्ट का बैलेंस नहीं है, सिंपल बैलेंस गिवन है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने अर्लियर क्वेश्चंस करवाए हैं जिसमें हमने इस तरह के बैलेंस को किस साइड पर हमने शो करना है कैश बुक के, ये जरूर आपने समझा होगा, देखा होगा। तो जल्दी से फिर से दोबारा से अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इसे कहां पर पोस्ट किया जाएगा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आपने लास्ट वीडियोज अभी तक नहीं देखी हैं तो काइंडली उन्हें जरूर चेक कीजिए, क्योंकि वो एक तरीके से बेसिक क्वेश्चंस थे। अब जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाएंगे। तो देखिए 1 जनवरी, जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया था कि हमें बैलेंस दिया हुआ है, क्योंकि वो दोनों बैलेंस पॉजिटिव वाले हमें दिए हुए थे, तो हमने 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि डेबिट साइड पर लिखकर कैश वाली अमाउंट कैश वाले कॉलम में लिख दी है और बैंक वाली बैलेंस जो था उसे बैंक वाले कॉलम में लिख दिया गया है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 3 को परचेज्ड गुड्स फॉर 75,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, CGST 6%, SGST 6% एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो देखो आपको बेसिक अमाउंट भी दे रखी है, आपको ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा है, आपको CGST और SGST की परसेंटेजेस भी बता रखी हैं। मतलब अभी तक हमने डबल कॉलम में ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था जिसमें हमें GSTs भी दिए हुए हों। अब हमें ये भी दिए हुए हैं। हम देखते हैं, सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी पोस्टिंग देखेंगे कि कैश बुक में कैसे होगी। क्योंकि अगर आपको जर्नल एंट्री क्लियर है तो पोस्टिंग करना भी आसान है, क्योंकि आपके लिए ये कंसेप्ट न्यू हैं। तो इसलिए अगर आपको डायरेक्ट पोस्टिंग करनी अभी नहीं आती है तो आपको पहले जर्नल एंट्री जरूर पता होनी चाहिए। अब देखिए मैंने आपको सबसे पहले वर्किंग नोट्स शो करने हैं जिसमें आपको वो जर्नल एंट्रीज शो करेंगे। देखिए हमने गुड्स जो हैं वो कितने की परचेज की हैं, 75,000 की। हमें क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट 20% दिया हुआ है। अब आपको जब जर्नल एंट्रीज के कंसेप्ट करवाए गए थे तब आपको बताया गया था कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है हम उसे कैलकुलेशंस में लेस करते हैं। डिस्काउंट का मतलब कटौती होता है, तो काटते तो हैं लेकिन इसे सिर्फ कैलकुलेशंस की फॉर्म में कट किया जाता है। इसे जब हम जर्नल एंट्री शो करेंगे या जब हम इस तरह पोस्टिंग करेंगे तो उनमें ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र नहीं आएगा। तो अगर हम इसे लेस करते हैं, 75,000 का 20% होता है 15,000, लेस कर हमारे पास आ जाता है अमाउंट 60,000। अब अगर हम इस 60,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 3 जनवरी की हमारी जर्नल एंट्री अगर बनाएं ट्रांजैक्शन की तो क्या बनेगी। देखो परचेजेज है तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट। परचेजेज के टाइम आपको पता है कि इनपुट वाले GSTs एग्जिस्टेंस में आते हैं। अब क्योंकि ये इंट्रा सेल ट्रांजैक्शंस को डिनोट कर रहा है तो अब हम क्या करेंगे, इनपुट वाले दोनों CGST भी और SGST भी दोनों को डेबिट कर लेंगे।
मतलब 3 चीजें डेबिट हो गई। और क्योंकि हमें पेमेंट मेड बाय चेक दिया हुआ था तो देने वाला कौन है, गिवर कौन है, बैंक है। तो अब अगर हम पोस्टिंग करें, अगर अब हम अमाउंट कॉलम्स एक बार पहले फिल कर लें तो देखो 60,000 जो बेसिक अमाउंट है वो आएगा परचेजेस में। 6% के हमें कैलकुलेशंस दिए हुए हैं जीएसटीज वाले, तो 60,000 का 6% कितना होता है, 6 6 36। ठीक है, अब तीनों का टोटल कुछ इस तरह से बैंक में आ जाएगा। अब देखो बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, तो इसका मतलब अब इसकी पोस्टिंग किस तरह से होगी, धीरे धीरे आपको डायरेक्ट पोस्टिंग करना आ जाएगा। जब आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर होने लग जाएंगे, ये आपको लेजर अकाउंट्स के बनाने के वक्त भी बहुत काम आने वाला है, तो हम अभी से इन्हें क्लियर कर लेंगे। अब हम इसकी पोस्टिंग देखें तो देखो डबल कॉलम कैश बुक की, जो कि मोहन की बुक्स में हम बना रहे हैं, क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ आएगा 3 जनवरी को 3 चीजें, बाय परचेजेस भी, बाय इनपुट जीएसटी सीजीएसटी भी, बाय इनपुट एसजीएसटी भी, और तीनों की जो जो रिस्पेक्टिव अमाउंट है वो बैंक वाले कॉलम में लिखी हुई आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्रांजैक्शन भी समझ में आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 4 जनवरी की, ये सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसी तरह का ही कंसेप्ट। हमने गुड्स सेल की हैं 40,000 की, और देखो फिर से आपको कौन सा डिस्काउंट दिया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि व्यापारिक छूट आपको दे रखी है 15% की। और इस बार ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, आईजीएसटी एग्जिस्टेंस में आया हुआ है, पेमेंट हमने चेक के थ्रू रिसीव की है। तो पहले जल्दी से इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं, फिर देखते हैं इसकी कैश बुक में पोस्टिंग। अब देखो, अब इस केस में आपको जो बेसिक अमाउंट दे रखी थी वो 40,000 दे रखी थी, और जो ट्रेड डिस्काउंट, फिर से मैं कहूंगी जिसे हमने एंट्री में या कैश बुक में नहीं शो करना है, वो ट्रेड डिस्काउंट आपको कितना % बता रखा है, वो आपको 15% बता रखा है। तो वो कितना हो गया, 6,000। अब लेस कर कर हमारे पास जो अमाउंट आई वो कितनी आई, 34,000। ठीक है, अब हम शो करते हैं कि जो हमारी 4 जनवरी को ये ट्रांजैक्शन है, इसकी अगर जर्नल एंट्री करनी हो तो वो किस तरह से आएगी। देखो हमने सेल्स की है और हमें पैसा बैंक के थ्रू मिल रहा है, इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि बैंक रिसीवर बन रहा है चेक का। हमने सेल्स की हैं और सेल्स में ये वाली बेसिक अमाउंट आएगी जैसे परचेजेस में आई थी, बिल्कुल उसी तरीके से। अब सेल्स के टाइम कौन सा जीएसटी एग्जिस्टेंस में आता है, आउटपुट वाला। अब क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है तो यहां पर ही टोटल 12% आईजीएसटी लिख दीजिए। जब आप 34,000 का 12% कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 40,80। अब दोनों का टोटल कर कर आपको टोटल बैंक में कितना मिलेगा, 38080। अब देखिए ध्यान से, बैंक इस बार डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब कैश बुक की डेबिट साइड पर बैंक के कॉलम में ये 2 चीजों से पोस्टिंग होगी। तो क्या आएगा, देखिए कैश बुक की डबल कॉलम कैश बुक की डेबिट साइड है, और ये देखो 4 जनवरी 2 सेल्स एंड 2 आउटपुट आईजीएसटी, और ये दोनों की दोनों फिगर्स जो हैं, दोनों के दोनों अमाउंट्स जो हैं वो बैंक वाले कॉलम में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब है हमारे पास 5 जनवरी की ट्रांजैक्शन जिसमें लिखा हुआ है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नरेश। अब देखो नरेश देखते हुए ही ना मेरी जो नजर है वो नीचे नरेश जो 8 जनवरी पर है ना लिखा हुआ उस पे पड़ी, तो इसका मतलब ये नरेश के साथ कुछ ना कुछ तो ये ट्रांजैक्शन अटैच हुई है, तो इसे भी साथ में ही पढ़ देते हैं कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश एंड्रोस्ड टू सुरेश। अब क्या कंसेप्ट आ गया भाई, एंड्रोसमेंट वाला। और जब एंड्रोसमेंट वाला कंसेप्ट हो तो जो ये 5 जनवरी को चेक रिसीव हुआ है, अब इसके साथ लिखा नहीं हुआ ना कुछ भी कि सेम डे को डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में लगा दिया, जमा करवा दिया या नहीं करवाया। अगर नहीं दिया होता तो हम कहते हैं कि ये मान लो कि सेम डे ही डिपॉजिट करवा दिया, लेकिन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखने पर मुझे पता चला कि इसे तो एंड्रॉस कर दिया गया है, तो बैंक में तो ये जमा हुआ ही नहीं है। और हमने
जर्नल एंट्रीज में तो ये समझा था कि हम चेक इन हैंड के थ्रू जर्नल एंट्री करते हैं, लेकिन जब कैश बुक होती है तो हल्का सा डिफरेंस है। इसे हमने कैश की फॉर्म में ही डेबिट करना है, और जब एंड्रोसमेंट करनी है, मतलब ट्रांसफर करना है, नरेश वाला चेक सुरेश को देना है, तो हमने कैश को ही क्रेडिट कर देना है। ठीक है, लेकिन अब बहुत ही अच्छे तरीके से देखो, 8 जनवरी वाली ट्रांजैक्शन में आपको एक और अच्छी लाइन दी हुई है कि सुरेश को जो हमने ये 1000 वाला चेक दिया है ना, वो फुल सेटलमेंट के तौर पर दिया है, उसके अकाउंट को पूर्ण भुगतान करने के लिए दिया है, क्योंकि उसका जो खाता था, सुरेश का जो खाता था, वो 1050 से हमारी क्रेडिट में पड़ा था, मतलब वो हमारा क्रेडिटर है ना, तभी हमने उसे चेक दिया। तो इसे मैंने देने तो 1050 थे, मतलब मोहन ने 1050 देने थे सुरेश को, लेकिन कितने का चेक दे दिया? 1000 का। जिसको ज्यादा देने हो, कम देकर काम चल जाए, तो हमें बदले में डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। अब देखो, फिर से मैं एक और बात कहूंगी, आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि डबल कॉलम कैश बुक के साथ साथ जो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज होनी चाहिए वो पास करो, लेकिन क्योंकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, मैंने आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया भी है कि इस तरह से जो अमाउंट कैश बुक में पोस्ट नहीं हो पाएगी उसकी हमने जर्नल एंट्री पास करनी है, सिर्फ उस अमाउंट से। तो मैं अब आपको ये भी समझाऊंगी कि अगर साथ में हमें जर्नल बनानी आई होती तो हमने ये जो 50 रुपए डिस्काउंट रिसीव्ड है उसे किस तरह से जर्नलाइज किया होता। देखो, सबसे पहले तो क्या कंसेप्ट है कि जो हमें चेक नरेश से रिसीव हुआ है, मैंने आपको क्या समझाया कि अगर जर्नल एंट्री होती तो हम करते चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। ठीक है, लेकिन अब यहां पर मैंने आपको क्या समझाया है कि कैश बुक में हल्का सा डिफरेंस है। हम चेक इन हैंड की बजाय इसे कैश मानेंगे और इस तरह से कैश के कॉलम को डेबिट कर दिया जाएगा टू नरेश लिखकर। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, जो नेक्स्ट काम हमने किया वो क्या किया, सुरेश को ये चेक दे दिया। इसका मतलब सुरेश रिसीवर ऑफ दिस चेक बन गया। सुरेश एक पर्सन है ना, तो सुरेश पर मैंने पर्सनल अकाउंट का रूल लगा दिया, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो ये रिसीवर ऑफ चेक है, ये वो चेक उसे मिल गया है, तो सुरेश को मैंने डेबिट कर दिया। टू, मुझे ये चेक जिसे मैंने कैश समझकर डेबिट कर लिया था, मैंने उसी चेक को यहां दे दिया, तो मैं कैश को क्रेडिट कर दूंगी। हमने यही समझा है ना कैश बुक में, तो हम टू कैश कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से मुझे सुरेश को देने तो 1050 थे, लेकिन मैंने सुरेश को सिर्फ 1000 रुपए वाला वो चेक दे दिया, तो इसका मतलब मुझे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड है 50 का। समझ आ गया ये कंसेप्ट। अब देखो बहुत ही ध्यान से, जब कैश बुक बनी हुई होगी तो ना तो ये जर्नल एंट्री होगी, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए समझाई है। बिल्कुल इसी तरीके से ना ये जर्नल एंट्री होगी, ये भी आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ लिखी गई है। ठीक है, तो जो जर्नल एंट्री होगी अगर अलोंग विद कैश बुक हमें करनी पड़े, तो वो जर्नल एंट्री सिर्फ 50 के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, और वो होगी क्या, वो जर्नल एंट्री होगी सुरेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ₹50 से सुरेश डेबिट हो जाएगा, ₹50 से डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देखो, सुरेश को जब हम वो 1000 रुपए का चेक देंगे तब भी तो सुरेश डेबिट हो रहा है ना, बल्कि हम पोस्टिंग यहां कर रहे हैं उसकी बाय सुरेश 1000 कैश। देखो ऐसा ही हो रहा है ना, बाय सुरेश, सुरेश अकाउंट डेबिट है, टू कैश क्रेडिट है, तो कैश की क्रेडिट साइड पर लिखा वो आ रहा है जो उसके डेबिट में है, ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट में बाय सुरेश है, तो हम यहाँ बाय सुरेश लिख देंगे। और अमाउंट आपको समझाया है वो आती है जो उसके सामने वाली हो, और कैश के सामने वाली कितनी है, 1000, तो इसलिए इस तरह से यहाँ ये वाला 1000 पोस्ट कर दिया जाएगा। जो 50 का इफेक्ट बच गया वो अपने आप, देखो इसमें से 1000 अगर मैं यहाँ से काट दूं, 1000 यहाँ से कट जाए, तो यही एंट्री बचती है ना, सुरेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड,
तो हम ये वाली जर्नल एंट्री करेंगे अगर हमें कैश बुक के साथ जर्नल करनी पड़े तो। नेक्स्ट, अब देखो बहुत ही ध्यान से, हमने ये दोनों ट्रांजैक्शन एक तरीके से कर ली साइड बाय साइड इकट्ठी। अब हमारे पास 10 जनवरी की ट्रांजैक्शन है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है मिस्टर मोहन का, और मैंने आपको लास्ट वीडियोस में ये बात समझाई है कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो एक तरीके से ड्रॉइंग्स है, क्योंकि ये मिस्टर मोहन का पर्सनल खर्चा है। उसने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो अपनी खुद की पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने इंश्योरेंस करवाया है। तो ये जो प्रीमियम है वो उसकी ड्रॉइंग मानी जाएगी। तो इसकी जर्नल एंट्री और इसकी पोस्टिंग देखते हैं। देखो इसकी जर्नल एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, अब आपको दिया हुआ था कि कैश के थ्रू पेमेंट किया या बैंक के थ्रू, नहीं दिया हुआ था ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे कैश में मानते हुए ये जर्नल एंट्री इसकी पास कर दी जाएगी। और अब देखो कैश की क्रेडिट साइड पर लिखा क्या आएगा, बाय ड्रॉइंग्स, और कैश वाले कॉलम में 100 रुपीज लिखा हुआ आ जाएगा। ये होगी 10 जनवरी को एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट, अभी फिर से देखिए 13 जनवरी को फिर से एक बहुत अच्छा फुल सेटलमेंट वाला कंसेप्ट दिया हुआ है। इस बार हमें चेक रिसीव हुआ है पवन से, मतलब हमें हमारे डेटर से पैसे मिल रहे हैं, फुल सेटलमेंट में मिल रहे हैं। मिलने तो चाहिए थे 750, लेकिन मिले कितने, सिर्फ 700। तो इस बार क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है या डिस्काउंट अलाउड है। देखो जब हमने किसी को पेमेंट करनी हो तो हमें डिस्काउंट मिलता है, जब हमने किसी से पेमेंट रिसीव करनी हो तो हम सामने वाले को डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो देखेंगे कि अब इसकी जर्नल एंट्री किस तरह से होगी अगर कैश बुक के साथ जर्नल बनानी पड़े तो। देखो सबसे पहले तो हमें चेक रिसीव हुआ है और इसके रिगार्डिंग हमें ये नहीं लिखा हुआ था कि हमने चेक साथ की साथ जमा नहीं करवाया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पवन मानेंगे कि हमने साथ की साथ ही बैंक में पैसा जमा करवा दिया। बैंक में हमने कितना जमा करवाया, 700, क्योंकि हमें चेक 700 का मिला था। लेकिन पवन जो है उससे हमने कितना रिसीव करना था, 750। अब देखो बैलेंसिंग फिगर कौन सी साइड पर निकल रही है, डेबिट क्रेडिट के बराबर होना चाहिए ना, डुअल एंट्री एस्पेक्ट यही कहता है। लेकिन 50 रुपीज का जो डिफरेंस आ रहा है उसके लिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा। तो इसका मतलब अगर हम इसे एक बार जर्नल एंट्री को कर कैश बुक में पोस्टिंग समझें तो बैंक की डेबिट साइड पर लिखा हुआ आएगा टू पवन, क्योंकि इस डेबिट के इक्वल ऑपोजिट क्या है, अगेंस्ट ऑपोजिट पवन है। तो हम क्या करेंगे, 13 जनवरी को टू पवन लिखकर बैंक में 700, क्योंकि अमाउंट वो वाली आती है जो सामने लिखी हुई हो, तो 700 यहाँ आ जाएगा। और अगर जर्नल साथ में बनानी हो तो सिर्फ ये कट जाएगा, यहाँ से पवन का 700 का इफेक्ट भी कट जाएगा। अगर 700 डेबिट में कट गया तो 700 का यहाँ से भी इफेक्ट काट दो। तो जर्नल अगर अकेली करनी पड़े कैश बुक के साथ तो जर्नल एंट्री सिर्फ इतनी बच जाएगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पवन अकाउंट। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गई। अब देखते हैं एक और बढ़िया नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। देखिए बहुत ही अच्छी ट्रांजैक्शन, 16 जनवरी को क्या हो गया, पवन का जो चेक था वो डिसऑनर कर दिया है बैंक के द्वारा। मतलब एक तरीके से बैंक पवन जो है वो बैंक में पैसा जमा नहीं करवा पाया और इसलिए मतलब उसके खाते में पैसे नहीं थे तो उसका चेक बाउंस हो गया, सिंपल सी बात। तो अब अगर कोई ऐसा चेक जिस पर हमने जिसके अगेंस्ट फुल सेटलमेंट का कंसेप्ट भी एग्जिस्टेंस में आया हो, मतलब कोई डिस्काउंट हमने अलाउ किया हो, इस तरह का अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाएगी। देखो जब हमें चेक मिला था तब हमने ये जर्नल एंट्री पास की थी। अब जब वो चेक डिसऑनर हो गया है तो क्या किया जाएगा,
इसी जर्नल एंट्री को सारी की सारी को ऑपोजिट कर दिया जाएगा। मतलब जैसे मैंने आपको लास्ट कुछ क्वेश्चंस में शायद सिंगल कॉलम या डबल कॉलम के ही क्वेश्चन में आपको समझाया भी था कि ये बंदा दोबारा से हमारा डेटर बन जाएगा, तो हम इसे दोबारा से डेबिट कर लेंगे। ठीक है, अब डेबिट करें कितने से? 700 से नहीं करना, 750 से करना है कि इसने 700 रुपए इसे कहा था, इससे 700 भी नहीं पे हुए, तो मैं 50 का इसे डिस्काउंट क्यों अलाउ करूं, मैं इसे क्यों फायदा पहुंचाऊं? तो इसलिए हम इसे दोबारा से 750 से ही अपना डेटर बनाएंगे। बैंक में डेबिट किया था कि आएंगे पैसे, बैंक रिसीवर बना था, लेकिन बैंक को तो पैसे मिले ही नहीं, तो बैंक इतने से ही क्रेडिट हो जाएगा। हो गई एंट्री उल्टी इतनी। अब क्या बच गया है? अब याद रखना, जब इस तरह का केस हो, डिस्काउंट अलाउड को ही क्रेडिट कर देना है। ये नहीं कि क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड कर देंगे उसे, नो, हम इसे डिस्काउंट अलाउड के इफेक्ट को ही कैंसिल कर देंगे कि हम उसे किसी तरह का कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं करेंगे। वो डिफॉल्टर है एक तरीके से, वो नहीं पे कर पाया पैसे, तो इसलिए हमें उसे 50 रुपीज का डिस्काउंट देने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो अगर इस तरह का कंसेप्ट हो, याद रखिएगा। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जब मैंने जर्नल एंट्रीज का चैप्टर करवाया था, जब मैंने जर्नल एंट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करवाई थी, तब मैंने ये जर्नल एंट्री नहीं करवाई थी, मैंने उस वक्त ये पेंडिंग छुड़वाई थी। तो मैंने आज आपको ये जर्नल एंट्री भी कवर करवा दी है कि अगर इस तरह का फुल सेटलमेंट वाला कंसेप्ट हो, चेक रिसीव हुआ हो, लेकिन इस तरह का चेक अगर डिसऑनर हो जाता है, तो उस केस में डिस्काउंट अलाउड ही क्रेडिट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको जरूर समझ में आ गया। अब अगर हम इसकी पोस्टिंग देखें तो देखो, बैंक, हम सिर्फ कैश और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पोस्टिंग करते हैं ना कैश बुक में, तो मैंने सिर्फ बैंक देखा, बैंक क्रेडिट हो रहा था, क्रेडिट के ऑपोजिट डेबिट में क्या पड़ा है? पवन। तो मैंने क्या किया? बाय पवन से काउंट किया, और अमाउंट कौन सी आएगी? जो बैंक के सामने लिखी हुई है, यानी कि 700। तो जो 700 यहां पर एक बार डेबिट हुआ था, वही 700 यहां पर क्रेडिट हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, जो नरेश वाला था उसमें भी ऐसा ही था। जो 1000 हमें चेक मिला था, लेकिन वो एंड्रॉस वाला था, तो मैंने साथ ही साथ उसे बैंक में डालने की बजाय कैश में शो कर दिया था, और कैश की ही फॉर्म में वो बाहर निकल गया था। एक बात और बता देना चाहूंगी, देखो, कैश में एक बार आया, कैश में से एक बार निकल गया, तो आपके फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसे बैंक के थ्रू पास कर देते तो बैंक के बैलेंस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार एक चीज डेबिट हो रही है, प्लस हो रही है, और दूसरी बार वो माइनस हो रही है, तो आपका नेट आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी ट्रीटमेंट गलत हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ही ध्यानी से, बहुत ही सावधानी से आपने लिखना है कि कौन सा अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। देखिए, नेक्स्ट है लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी। बैंक में पैसा जमा करवा दिया गया है, बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250, मतलब 250 से ज्यादा का अगर कोई कैश में बैलेंस पड़ा है तो हमने उसे बैंक में जमा करवा दिया। अब आपको पता है कि डिपॉजिट इनटू बैंक की कौन सी एंट्री होती है? कॉन्ट्रा एंट्री। लेकिन हमें अमाउंट नहीं पता, अमाउंट हमें निकालनी पड़ेगी। एक और चीज बताऊं तो ये जो 250 रुपए है वो आपको ऑलरेडी कैश का बैलेंस बता रखा है, मतलब बैलेंस कैरिड डाउन बता रखा है। तो हमें डिपॉजिटेड इनटू बैंक के लिए कितनी अमाउंट है वो खुद ब खुद निकालनी पड़ेगी। तो आओ देखते हैं कि ये अमाउंट किस तरह से निकलेगी और किस तरह से फिर फाइनली हमारा क्वेश्चन क्लोज होगा। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि ये जो आंसर आपको यहाँ दिया हुआ है इसे जरूर नोट कर लीजिए, ताकि क्रॉस चेक हो सके, क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके। एक और कंसेप्ट मैं साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगी। देखिए, जो मैंने आपको ये 9th का ए पार्ट करवाया है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये 9th का बी पार्ट है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, बिल्कुल उसी तरीके से ही है ये क्वेश्चन भी, जैसे मैंने आपको 9th का ए पार्ट करवाया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप खुद जरूर ट्राई कर देखोगे, क्योंकि उसी तरीके का कंसेप्ट है, कोई इसमें अलग चीज नहीं है। इसका थोड़ा सा पार्ट नेक्स्ट पेज पर है, मैं वो भी आपको जरूर शो करना चाहूंगी, दिस वन।
तो यहाँ तक का ये सारा का सारा 9th का बी पार्ट है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप जरूर खुद ट्राई कर देखोगे एंड कमेंट बॉक्स में जरूर अपने व्यूज भी लेफ्ट करोगे कि किस तरह से आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, आपको मैंने कहा था कि आपको बैलेंस बता रखा है कैश का कि हमने 250 रखना है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे। जब आप कैश का डेबिट साइड टोटल लगाओगे और उसमें से ये 1000, ये 100 और एक 250, देखो मैंने टिक्स जिस पर लगाए हैं, मैंने आपको अभी तक वही समझाया ना। तो इसका मतलब हमने अभी तक ये चीजें पोस्ट की हैं। जो बैलेंस कैरेट डाउन आपको दिया हुआ है ना, वो थोड़ी सी जगह छोड़कर लिखा जाएगा, क्योंकि अभी हमने डिपॉजिटेड इनटू बैंक की एंट्री करनी है, तो इसलिए थोड़ी सी स्पेस छोड़कर बैलेंस लिख दिया जाएगा। और वो भी कब? 31 जनवरी का। याद रखना कि आपको पहले भी बताया गया है कि हम लास्ट डेट ऑफ मंथ लिखते होते हैं। तो आपको तो आपके क्वेश्चन में 20 जनवरी दिया हुआ है, लेकिन जनवरी का लास्ट डे 31 जनवरी होता है, तो इसलिए हम 31 जनवरी वाली डेट यहाँ लिखेंगे, जो कि बैलेंस कैरेट डाउन कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। अब आपने क्या करना है, 3200 में से जो ये क्रेडिट में ऑलरेडी आए हुए थे इन्हें भी माइनस कर दो, जो 250 का बैलेंस रखना है वो भी माइनस कर दो। तो बाकी का जो बचा वो क्या है? वो एक्सेस है जिसे हम बैंक में जमा करवाएंगे। और बैंक में जमा करवाने की एंट्री क्या होती है? बैंक रिसीवर बन जाता है और हमारी तरफ से कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लगाकर चला जाता है। तो 1850 ये जो एंट्री है वो इस तरह से यहाँ पर पोस्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हैं। तो ये एक कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो लेजर फोलियो में हम सी फॉर कॉन्ट्रा दोनों साइड्स पर लिखेंगे। एक बार बैंक की डेबिट में 2 कैश लिखकर बैंक कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से एक बार हम कैश की क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए बाय बैंक और कैश कॉलम में 1850 लिखा हुआ आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक का ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हमारे पास बचा क्या? बैंक के कॉलम को बैलेंस करना। तो बैंक के डेबिट साइड को एक बार टोटल लगाया जाएगा, फिर जो जितनी क्रेडिट हैं उनको अगर हम माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है कि बैंक की बैलेंसिंग फिगर भी इसी साइड पर निकल रही है। इसका मतलब दोनों के पॉजिटिव बैलेंस ही निकल रहे हैं। कैश का हमें गिवन था, बैंक का हमने माइनस कर निकाल लिया। तो कुछ इस तरह से ये जो 9th का ए पार्ट पेज नंबर 11.50 पर दिया हुआ था, ये हमारा डबल कॉलम का क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा और जरूर अच्छा लगा होगा। और मुझे उम्मीद है कि जो एक क्वेश्चन मैंने 9th का बी पार्ट आपको खुद ट्राई करने के लिए भी दिया है, आप जरूर उसे खुद भी ट्राई करोगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।